नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां कृषि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें नशे के खिलाफ वार करने को लेकर चर्चा हुई। खबर चंडीगढ़ से है, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। बता दें कि बैठक मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए किया गया था, जिसमें सीएम सैनी ने हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पंचकुला में अंतर्राज्यीय तस्करी के खिलाफ लड़ाई में पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पंचकुला में अंतर्राज्यीय सचिवालय की स्थापना की है। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता के तहत हरियाणा ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है। इस बैठक में सरकार की विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त प्रतिदिन लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निवारण करेंगे और समस्या समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों का जल्द निवारण किया जाएगा। इन समाधान शिविरों में जो उपायुक्त कार्यालय पर लगाए गए हैं, अब तक 96,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 75,000 शिकायतों का समाधान वो कर दिया है, जिससे आमजन को इससे बड़ी राहत मिल रही है। एक बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मादक पदार्थों के रोकथाम को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की थी। तो वहीं सीएम सैनी ने हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि सहयोग बढ़ाने के साथ पंचकुला में अंतर्राज्यीय सचिवालय की स्थापना की है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता के तहत हरियाणा ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की। ब्रेक ले लें आगे। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव और एसीएस भी शामिल हुए। बैठक में विकास कार्यों समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता के हितों से जुड़े कार्यों में अधिकारी विशेष ध्यान देकर तीव्रता दिखाएं। साथ ही सभी अधिकारी समय सीमा के भीतर जनता से जुड़े कार्यों को पूरा करें। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने देशवासियों को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का पुनर्जागरण है। पत्रकारों से बातचीत भी की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान विज ने कहा कि 500 साल से हमारे कण कण में विराजमान भगवान राम के जन्मस्थान पर अनाधिकृत कब्जा हुआ था। कब्जा छुड़वाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में वहां भव्य मंदिर बना है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सारा देश वो कार्यक्रम लाइव देख रहा है। हिंदुस्तान का पुनर्जागरण है। 500 साल से हमारे आराध्य, हमारे कण कण में विराजमान, जिनका सुबह उठते हम नाम लेते हैं, शाम को नाम लेते हैं, भगवान राम, उनके जन्म स्थान पर अनाधिकृत कब्जा हुआ था।
कब्जा छुड़ाकर और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से वहाँ पर भव्य मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आज पहला वर्ष उसका हुआ है और सारा देश जो है उसका लाइव भी प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। विधायक आफ्ताब अहमद ने बैठक सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। आफ्ताब अहमद ने कहा कि नूंह जिले के दर्जनों गांवों की हजारों एकड़ भूमि में अधिक बरसात होने के चलते जलभराव हो गया था, जिसके कारण किसानों को परेशानी हुई थी। तो वहीं उनका कहना है कि रबी 2022 की फसलों के खराब होने का मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक ने कहा कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सिंचाई विभाग के पास फंड की कमी है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार मेवात के प्रति कतई गंभीर नहीं दिखाई देती। यहाँ के किसानों को न समय पर मुआवजा दिया जाता है और न ही यहाँ हजारों एकड़ भूमि में भरे हुए पानी को निकालने का कोई सफाई माध्यम या फिर समाधान निकाला जा रहा है। मैं कहूँगा कि हमने तो इस समस्या के लिए जिला प्रशासन से लेके और माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी और विधानसभा में भी अपना जब मौका मिला हमने अपनी बात को रखा, लेकिन सरकार की तरफ से ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखी। और इसी कारण है कि जो आपने जिक्र किया वो जैवत गांव का है, जो आज अखबारों में भी है कि, और उसी तरीके आप देख सकते हो कि नूंह में भी, नूंह शहर जो ज़िला हेडक्वार्टर है वहाँ भी नूंह के आसपास गांव में सूड़ा का बैंसी गांव में जल भराव की वजह से हज़ारों एकड़ जो है ज़मीन खराब हुई। देवड़ा में अभी जो है पानी निकला। इसी तरीके से लेके हसनपुर से दुबालू लेके गांगोली से लेके आलदो का कीरा की वजह से निकल नहीं पाया। वहाँ फिर 3:30 बजे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां रानिया विधानसभा में चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने रानिया विधानसभा सीट पर कई बूथों की दोबारा से गिनती की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है और अब कंबोज को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में सर्वमित्र कंबोज ने पीसी भी की। अपने पीसी में कंबोज ने कहा कि जो गलत होता है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है और उठानी भी चाहिए। भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। 2 दिन पहले चुनाव नतीजों को चेक और वेरीफाई किया गया था, उसमें चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं और क्या कुछ कहा कंबोज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप भी देखिए। ऑफ इंडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं और काफी समय से हालांकि ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आज मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो 2 दिन पहले हुआ है मेरे साथ, यानी जो चेक एंड वेरिफिकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया था और उसमें जो कुछ किया गया, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है सच को सामने लाना। फरीदाबाद के खेड़ी इलाके में बाईपास रोड पर कुछ कार सवार युवक को कुछ बदमाशों ने बुरी तरह से पीट दिया, जिसे गंभीर हालत में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि उसकी हालत को गंभीर रूप देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। घायल ने बताया कि कुछ लोगों ने उस पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला भी किया, उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। फिलहाल पुलिस को इस मामले के पीछे की वजह का पता लगाने और हमलावरों की खोज में जुटी है। तोड़ देगा बाबा गेम के आदमी भाई, सेक्टर 18 फरीदाबाद में भाई। बाबा गेम, बाबा ग्रुप जी, बाबा ग्रुप। हाँ अच्छा। अरे जी ये छोरा ये देन तो चलाता है। हाँ। कौन चलाता है? हाँ एक मोहित चुटिया है जी। चुटिया? हाँ ये गेम ताजपुर का है जी, ये चलाता है। हाँ ये गेम तो चलाता है। कहाँ के रहने वाले हैं? इसने भाई चिप भाई को मारा है। किसको? हाँ चिप अमर है भैया अपना। चिप भैया अपना भैया, उसने हाथ छोड़ा था उस समय पहले।
तो ये कहाँ पर थे अमर, क्या नाम हम बताया? वहीं से जा रहे थे। किसी ने सूचना दी थी कि अमर और ताती और ये जा रहे थे उसमें बाईपास से, किसी ने सूचना दी थी, वहाँ से चलते जा रहे, इसने हाथ छोड़ा। कहाँ पर, कहाँ की घटना है? ये बाईपास थी जगह बाईपास बहुत खेड़ी पुल की। खेड़ी पुल बाईपास। हाँ जी, मेरे भाई को मारा जी, अमर को किसने मारा, क्यों मारा? जी बाबा ग्रुप ने जी। है बाबा ग्रुप ने? कौन है ये बाबा ग्रुप, कौन संचालक है इसका? जी अजय है, शिवा है और भोला है और मोहित छुटिया है। ये जी इनकी जो हमारी कोई बात नहीं, हमारे जीजा के पास गया था हमारा भाई पैसे के लिए। हम ड्यूटी पे साहब हम घर आए थे, इतने हमारे पास फोन आया, इन्होंने पीछे से घेरा मेरे भाई को। कुछ भी घटना रही है जी, हम गए थे ऐसे ही प्यार में जी, अपना हाथ छोड़ दिया। कहाँ पर? यही खेड़ीपुर में। खेड़ीपुर में किसने मारा? अजय, शिवा, भोला और अन्य साथी थे उसके। प्यार प्रेम में कैसे गए थे? बुलाया था आपको, किस लिए? खाना पीना पार्टी चल रही थी, क्या था? ऐसे ही घूमते फिरता आ गया। तो किस चीज से हमला किया? किस चीज से किया हमला? पीछे से। किस चीज से? कुल्हाड़ी, तलवार और रॉड, लोहे की रॉड। तोड़ देगा। फरीदाबाद को रेफर मुक्त और फरीदाबाद में ट्रॉमा सेंटर बनाने की मांग को लेकर पिछले 40 दिनों से धरने पर बैठे समाजसेवियों ने आज प्रशासन की आंख खोलने के लिए 11 लोगों ने मुंडन कराया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य समाजसेवी सतीश चोपड़ा की ओर से बताया गया कि सरकार की मंशा लोगों को लाभ पहुंचाने की है, इसीलिए सरकार तरह तरह की जनहितैषी योजनाएं लागू करती है और नीतियां बना रही है ताकि आम जन को इसका फायदा मिल सके। लेकिन नीचे स्तर पर बैठे भ्रष्ट अधिकारी सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरे समाज से भी फूल महेश ने बताया कि वो खुद आज स्थिति से गुजर चुका है जहां उसकी बेटी ने फरीदाबाद में सही व्यवस्था न होने के चलते दम तोड़ दिया। मेरे साथ सेम जो सतीश चोपड़ा जी ने मुहिम उठाई है, रेफर मुक्त फरीदाबाद। तो ये रेफर मुक्त फरीदाबाद का मतलब ये है कि जो हमारा बीके हॉस्पिटल है, इसमें जो भी मरीज आता है उसको रेफर कर दिया जाता है। डॉक्टरों की नासमझी कह लो या डॉक्टरों की साठगांठ कह लो। मेरे साथ एक वाकया हुआ था मेरी बेटी के साथ। तो मैं जब 10:30 बजे 11 बजे लेके आया था तो उन्होंने आधे घंटे की इलाज के दौरान बोल दिया कि आप रेफर सफदरजंग ले जाओ। मैंने बोला आप इलाज करिए, कह रहे ओके है, बच्ची ओके है। ठीक है जी, तो बच्ची ओके है, फिर रेफर क्यों कर रहे हो? देखिए, हमारा धरने को 40वां दिन हो गया और रेफर मुक्त के बारे में बता दूं कि हम सिर्फ एक ही बात मांग कर रहे हैं बार बार कि फरीदाबाद के नागरिकों को फरीदाबाद के सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण और निःशुल्क इलाज मिले। और जो हमारे पूरे मंडल के अंदर एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, सरकारी ट्रॉमा सेंटर ना होने की वजह से जो कोई छत से गिर जाता है, एक्सीडेंट में घायल हो जाता है, गोली चल गई या चाकू लग गया, तो ऐसे लोगों को प्राइमरी करके दिल्ली रेफर कर दिया, जिसमें 70% लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। और लोगों की यहाँ मजबूरी बना रखा है कि अगर आपको अपनी जान बचानी है, अपना घर बेचे, जमीन बेचे, जायदाद बेचे, मोटे मोटे सूद में लोग कर्ज लेके आते हैं और प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो हमारी सिर्फ मांग ये कि फरीदाबाद के नागरिकों को उसका हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये फरीदाबाद की जरूरत है। गौवंश को ठिठुरती सर्दी से बचाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग भिवानी मुस्तैद हो गया है। इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनन सनवाल ने भिवानी गौशाला ट्रस्ट के गौवंश को सर्दी से बचाने के उपाय बताए। गौशालाओं में तिरपाल लगाकर और अन्य उपाय अपनाकर गौवंश को सर्दी से बचाया जा सकता है। भिवानी जिला के उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने सभी पशु चिकित्सकों को हिदायतें जारी की और कहा कि गौशाला प्रबंधकों से मिलकर गायों को सर्दी से बचाने के लिए उपयुक्त उपाय करवाएं। पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी करके सभी गौशालाओं को व नंदीशालाओं को हिदायतें दी है कि इस शीतलहर में ठिठुरती सर्दी में गौवंश को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। और इसी संदर्भ में उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने सभी पशु चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई है
कि वो गौशालाओं में जाए और गायों को जो सर्दी से बचाव के तरीके हैं वो प्रबंधकों को बताएं और सर्दी से बचाने के लिए चारों तरफ तिरपाल या बोरी वगैरह उनकी शेड के बाहर बंधवाई जाए। पालन की विभाग की हिदायत के अनुसार हमने पर्दे लगवा दिए हैं और गुटके भी लकड़ी के मंगा रखे हैं ठंड में रात को जलाने के लिए, ताकि गौवंश को कुछ आराम मिल सके, राहत मिल सके। इससे आज से शीतलहर बहुत बड़ी जोरों से चल रही है और मैंने अभी देखा है जहाँ कोई कमी होगी उसको भी पूरा कर रहे हैं हम। उप निदेशक महोदय डॉक्टर शेरावत के हिदायतानुसार हमने गौशाला में सभी जगह पर्दे लगा दिए हैं और इस सर्दी से बचने के लिए लकड़ी का व्यवस्था करवाई है गौशाला से। और रात के समय 10 बजे के आसपास चौकीदार को हिदायत की हुई है कि रात को लकड़ी जला के रखें ताकि इस कड़ाके की ठंड से गौवंश को बचाया जा सके। भारत में ज्यादातर ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। भारत में 82% किसान छोटे और सीमांत हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी किसानों की हालत खराब रहती है, क्योंकि हर साल किसानों को बाढ़ या फिर सूखे का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते किसान हमेशा परेशान रहते हैं। किसानों की आमदन के लिए खेती के बहुत ऐसे तरीके भी हैं जिनकी मदद से लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। सरकारी बागवानी संस्थाओं के विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक खेती की ओर अग्रसर करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। महोगनी खेती भी एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया है जिससे करोड़पति बना जा सकता है। आपको बता दें कि महोगनी का एक पेड़ 50 से 80 हजार का बिकता है। ऐसे में बड़े स्तर पर इसकी खेती कर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो शाम मौसम में अचानक बदलाव आया, जिसकी वजह से आम लोगों को धुंध और कोहरे से निजात मिल गया है। अचानक बदलाव की वजह से बारिश हुई और आसमान धुंध से छट गया। लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल को फायदा होगा, इसके साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा। तो वहीं दुकानदारों ने बताया कि कई दिनों से धुंध के चलते उन्हें बाजारों में रौनक नहीं थी। अब मौसम साफ हुआ है, कोहरा कम हुआ है, तो लोग भी घरों से निकलेंगे और बाजार पहुंचेंगे और खरीदारी भी बढ़ेगी। बारिश की वजह से आसमान में छाया प्रदूषण भी कम हुआ है। जो आज बरसात हो रही है इससे हमें तो फायदा होगा ही होगा, इससे किसानों को भी फायदा होगा। गेहूं और सरसों की फसल अच्छी होगी। जो आवागमन रुका हुआ था अब 2-3 दिन से धुंध के कारण वो भी आने जाने में अब कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। तो काफी फायदा होगा आप लोगों को? बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसमें हमारे को भी व्यापार में भी इसमें बढ़ोतरी होगी। हरियाणा के लोक निर्माण विभाग के मंत्री रणवीर गंगवा ने पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में हरियाणा ग्रामीण सड़क एवं बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी के द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 11 से 17 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यशाला के दौरान मंत्री रणवीर गंगवा की ओर से कहा गया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। इस कार्यक्रम में दिल्ली से आए विशेषज्ञों और PWD विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में सड़कों पर व्हाइट पट्टियां लगाई जा रही हैं ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अब तक लगभग 37 किलोमीटर सड़कों पर नई पट्टियां लगाई गई हैं, जबकि पुरानी और क्षतिग्रस्त पट्टियों को बदलने का काम भी पूरा कर लिया गया है। 17 जनवरी तक हम पूरे देश के अंदर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज का इनॉग्रेशन यहाँ किया है और इसमें दिल्ली से भी हमारे बीच में अधिकारी आए हैं। हमारे भी यहाँ सारे के सारे EIC, चीफ इंजीनियर, SC, SDO, JE, एक्शन सारे आए हैं और सारे इस बात को सुनिश्चित करेंगे, इस बात का प्रयास करेंगे कि हम रोड एक्सीडेंट्स को कैसे बचाया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जनहानि भी होती है।
महेंद्रगढ़ में श्री राम लीला परिषद की तरफ से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के पावन पर्व पर राम महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर शहर के मुख्य बाजारों में से एक यात्रा भी निकाली गई। इस शोभा यात्रा में 511 महिलाओं ने कलश और 151 महिलाओं ने हाथ में भगवान राम का निशान उठाया हुआ था। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि उनकी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत हो गई है। फरवरी के महीने में अयोध्या में फतेह में महेंद्रगढ़ तक तीर्थ यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इस मौके पर कार सेवकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने पर एक भव्य श्री राम महोत्सव श्री रामलीला परिषद महेंद्रगढ़ के द्वारा मनाया जा रहा है। पूरा नगर में बड़ा उत्साह है, पूरे नगर में बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। 511 कलश और 151 ध्वजा लेकर महिला पुरुष और हजारों की संख्या में महिला पुरुष इसमें एकत्रित हुए हैं। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री और हरियाणा के बड़े दिग्गज नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने आकर सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया है और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लिया है। आज मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम को 1 वर्ष पूरा हुआ है। आज अयोध्या में लाखों लोग और मेरी नगरी महेंद्रगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें और महेंद्रगढ़ रामलीला परिषद ने इतना भव्य आयोजन किया है। इसकी अध्यक्षता आज कुलदीप यादव सरपंच बोचड़िया कर रहे हैं और दिनकर बोरा, सुधीर दीवान, अमित मिश्रा और ये पूरी जो रामलीला परिषद की टीम है। और आज कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि जो कार सेवक साथ गए थे उसमें जो बचे हुए थे और जो चले गए उनकी तीसरी पीढ़ी का आज हमने सम्मानित किया है। अपने आप को हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हिंदू समाज आज सनातन शौर्य, शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए राम मंदिर का 1 साल पूरा होने पर खुशी से झूम रहा है। और साथ में इस वर्ष प्रयाग का महाकुंभ भी आया है और 144 साल बाद ऐसे ग्रह नक्षत्र का योग है। तो हम सब राम मंदिर के साथ सनातन के जो शौर्य का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, सदियों से जो चल रहा है, कुंभ के मेले के दर्शन भी करें। और ऐसा निवेदन सभी से किया गया है कि महेंद्रगढ़ की जनता महेंद्रगढ़ के कार सेवकों के साथ पुनः अयोध्या और प्रयागराज के लिए जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।